तो अगर आपने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करनी है और ऑर्थोडोंटिक्स समझनी है तो उसके लिए बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो बेसिक आनी चाहिए, जो पता होना चाहिए, वो है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है और कैसे होती है। यानी डेंटिशन जो है बेसिकली वो बनती कैसे है, उसके अराउंड जो बोन्स हैं वो किस तरह बनती हैं, कब बनती हैं, उनका मैकेनिज़्म क्या होता है। और जब आपको ये सारी बेसिक आती होगी तो तभी आप बता सकेंगे कि जो आपके पास केस प्रेजेंट हुआ है उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली जो दो चीज़ें हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इनमें बेसिकली ये फ़र्क है कि ग्रोथ आप यूजुअली कहते हैं उसको नॉर्मल चीज़ है कि इंक्रीज़ इन साइज़, उसका जो नॉर्मली समझा जाता है, लेकिन ये भी एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन ऑब्वियसली हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी ये डेफिनेशन नहीं हो सकती। जिस तरह वो कहता है कि बिज़नेस एरिया के अंदर आप कहते हैं कि नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, तो उसमें ये मतलब नहीं होता उसका कि इंक्रीज़ इन साइज़ हो रहा है। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पे इस चैप्टर में ऑर्थोडोंटिक्स के अकॉर्डिंग ग्रोथ का बेसिकली ये मतलब है कि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। और जो डेवलपमेंट है उसका बेसिकली ये मतलब है कि उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसकी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो रही है, यानी वो मोर ऑर्गेनाइज्ड और मोर कम्प्लेक्स एक चीज़ बनने को के प्रोसेस को आप डेवलपमेंट कहते हैं। अब ग्रोथ के अंदर एक दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो ये बताता है। सबसे पहले वो कहता है कि जो आपके ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ होती है उसमें एक सेफलोकॉर्डल ग्रेडियंट देखा जाता है। सेफलोकॉर्डल ग्रेडियंट का बेसिकली मतलब है, सेफलेट मतलब बेसिकली आपके हेड को कहते हैं, कॉर्डल बेसिकली आपके जो पाँव होते हैं वो वाला एरिया होता है। बेसिकली आप कह सकते हैं कॉर्डल वैसे एम्ब्रियोलॉजिक टर्म। तो सेफलोकॉर्डल ग्रेडियंट का बेसिकली मतलब ये है कि हेड एरिया में ग्रोथ सबसे पहले होती है और उसके बाद जो एरियाज़ ब्रेन के करीब होते हैं उनकी ग्रोथ होती है और इवेंचुअली एंड पे जाके आपके जो फीट होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो ये आपकी है सेफलोकॉर्डल ग्रेडियंट ऑफ ग्रोथ। अब हमारे लिए जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप सेफलोकॉर्डल ग्रेडियंट देखते हैं तो मैक्सिला जो है वो बेसिकली आपके हेड के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू मैंडिबल। तो मैक्सिला की ग्रोथ जो है वो पहले होती है एज़ कम्पेयर टू मैंडिबल। इसीलिए जब कोई छोटा बच्चा आप देखते हैं तो यूजुअली ये लगता है कि इसका मैंडिबल शॉर्ट है, जबकि वो बेसिकली ग्रोथ उसकी हो रही होती है, मैक्सिला डेवलप हो गया होता है और मैंडिबल डेवलप हो रहा होता है। इसलिए उसमें बच्चों में यूजुअली आपको मैंडिबल शॉर्ट फील होता है देखते हुए। तो पहली चीज़। और जो नेक्स्ट चीज़ वो बताता है वो ये बताता है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो भी हर चीज़ का डिफरेंट सिस्टम्स का डिफरेंट होता है। तो उसके लिए जो चीज़ समझने के लिए ज़रूरी है वो है स्कैमन्स कर्व फॉर ग्रोथ। तो उसमें वो बेसिकली 4 सिस्टम्स आपको दिखाता है कि उसमें आपकी बर्थ से लेके स्पीड ऑफ ग्रोथ क्या होता है। तो जो आपके जनरल टिश्यूज़ हैं जिसके अंदर सारा कुछ आ जाता है, आपका बोन्स वगैरह ये वो, तो वो बर्थ के टाइम पे आपका ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, फिर थोड़ी सी स्लो हो जाती है, फिर जब आप प्यूबर्टी की एज पर जाते हैं तो ग्रोथ स्पर्ट आता है, तो तब उनकी डेवलपमेंट थोड़ी सी और तेज़ होती है और इवेंचुअली वो आपकी जो एडल्ट साइज़ होता है उस पर पहुँच जाते हैं। और फिर आपका न्यूरल टिश्यू है। न्यूरल टिश्यू की डेवलपमेंट इस तरह होती है कि बर्थ के साथ ही वो उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है और वो कुछ अरसे बाद ही आपका पूरा जो होता है वो डेवलप हो जाता है और ऑलमोस्ट मतलब आप समझे 3-4 साल के अंदर ही जो उसका एडल्ट साइज़ होता है पूरा वो अटेन कर लेता है। फिर तीसरी एग्जांपल वो देता है लिम्फॉइड टिश्यू की। लिम्फॉइड टिश्यू ऐसे कि इनिशियली वो न्यूरल टिश्यू की तरह ही ज़्यादा ग्रो करता है और एक टाइम आता है जब वो अपने एडल्ट साइज़ जितना उसका होता है उससे डबल हो गया होता है। और जब आपकी ग्रोथ स्पर्ट आता है, प्यूबर्टी आती है, तो ये वो टाइम होता है जब ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ा हो जाता है और इवेंचुअली ये आपके एडल्ट साइज़ पर आ जाता है। और इसी तरह आपका जेनिटल है। जेनिटल एरिया तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब तक प्यूबर्टी नहीं आती तब तक उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ कम हुई होती है और उसके बाद उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और वो अपने एडल्ट साइज़ पर पहुंचते हैं। तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं उनके जो ग्रोथ है वो डिफरेंट टाइम्स पर होती है। नेक्स्ट थिंग फिर आ जाती है वेरिएबिलिटी ग्रोथ के अंदर। वेरिएबिलिटी का बेसिकली मतलब है कि जो एक नॉर्मल आपने पैटर्न मुख्तलिफ लोगों में देख के बना लिया है, आप उसमें से कितना वेरी कर रहा है या उसी को फॉलो कर रहे हैं या वेरी कर रहा है उसके अंदर। तो इसको स्टडी करने के लिए जो डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें से एक चीज़ है ग्रोथ चार्ट। अब ये देखने में ख़तरनाक सा चार्ट लगता है, लेकिन इसको समझ लें तो ये इसको समझना आसान हो जाता है। तो इसमें बेसिकली ये है कि एज के अकॉर्डिंग वेट और हाइट उसने
बताई हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस चार्ट के अंदर आप देख लें कि 10 साल का जो बच्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसकी जो सबसे नीचे वाली लाइन है अगर हम वो देख लें तो 10 साल में उसकी जो वेट बन रहा है वो 25 बन रहा है किलोग्राम्स। और इसी 10 ईयर्स वाली लाइन को अगर आप ऊपर ले जाके देख लें तो जो हाइट बन रही है वो लोएस्ट परसेंटाइल पे जो सबसे नीचे वाली लाइन है वो आपकी 125 और 130 के दरमियान में आ रही है सेंटीमीटर्स में। तो ये आपका जो आप समझ लें कि लोएस्ट एवरेज है ना 10 साल के बच्चे की, वो ये है कि अगर उसका आपने हाइट देखी है तो वो 127 सेंटीमीटर आ रही है, तो उसके रिलेटिवली उसका वेट जो है वो 25 केजीज़ के अराउंड होना चाहिए। अगर तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब है कि वो नॉर्मली ग्रो कर रहा है। मतलब एवरेज की जो लोएस्ट एरिया है उसमें वो नॉर्मली ग्रो कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर उसका वेट 25 केजी है तो उसकी हाइट जो है वो 150 या 160 पर गई होगी, इस तरह नहीं होगा। तो ये नॉर्मल ग्रोथ चार्ट्स हैं। अब उसके ऊपर उसने ना ग्रीन कलर से दिखाया है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपने खुद मॉनिटर किया है, उसको आपने 6 साल में मेजर किया, 7 साल में मेजर किया, 8 साल में उसकी हाइट और वेट मेजर करके देखी है। तो उसमें ये आप देख सकते हैं इजीली कि वो एक जो ख़ास किस्म का है चार्ट उसको वो फॉलो कर रहा है, हाइट में भी और वेट के अंदर भी। तो ये जो डिफरेंट आपकी कैटेगरीज बनी हुई हैं, यूजुअली एक पेशेंट इनको एक इंडिविजुअल आप कह लें पेशेंट ना कहें, इसको फॉलो करता हुआ जाता है। इसी तरह उसने आगे दिखाया है, इसमें ये हुआ कि एक पेशेंट जो था इसको 9 साल के बाद जाके 9 और 10 साल के दरम्यान में एक सीवियर इलनेस हो गई जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो गई। अब पहले तो वो एक लाइन को फॉलो कर रहा था, लेकिन फिर ये हुआ कि जब उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो गई तो वो उस लाइन को उसने फॉलो नहीं किया बेसिकली, और वहाँ पे उसकी ग्रोथ में आप कह रहे हैं कि हैम्पर हो गई उसकी ग्रोथ और कम हो गई। और विद टाइम जब वो 13 साल का हो गया तो उसके बाद उसकी दोबारा नॉर्मल ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हुई है। तो ये इससे आप ये देख सकते हैं कि आपका वेरिएबिलिटी कितनी है नॉर्मली, जो नॉर्मल बेसिकली ग्रोथ है उससे आपके इंडिविजुअल की वेरिएशन कितनी है। तो अब जो चार्ट्स हैं इससे दो चीज़ें फाइंड की जा सकती। पहली चीज़ ये है कि एक रिलेटिव जो ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग आपका इंडिविजुअल किस एरिया पे फॉल करता है, यानी एवरेज है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, या इसमें कहाँ फॉल करता है। दूसरा ये है कि आप उसको ओवर द टाइम फॉलो कर सकते हैं कि आपने 4 साल के अंदर उसकी हाइट और वेट फॉर एग्जांपल मेजर करके उसको देखा और आपको पता चल गया कि ये लो एवरेज को फॉलो करता हुआ जा रहा है, या कोई उसके बाद आपको पता चल जाएगा जिस तरह उसने देखा बताया कि डिजीज़ हो गई थी तो उसकी ग्रोथ स्लो हो गई, तो ये विद टाइम आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और फिर वो ये भी बता देते हल्का सा ये है कि पैटर्न इम्प्लाइज प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी आपको अगर पैटर्न पता चल गया तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस सारी चार्ट के थ्रू अगर आपने देखा है 10 साल के बच्चे की 25 किलोग्राम और 125 से 130 के दरमियान हाइट होनी चाहिए, तो आप अगर उसकी नॉर्मल ग्रोथ होती रहे तो आप इसी चार्ट के थ्रू बता सकते हैं कि जब वो 15 साल का हो जाएगा तो उसकी हाइट और वेट क्या होगी। तो ये है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब फिर एक चीज़ होती है डिस्टेंस कर्व और एक चीज़ होती है वेलोसिटी कर्व। ये भी सिंपल सी चीज़ है और यूज़फुल चीज़ होती है। जो डिस्टेंस कर्व होता है वो ये होता है कि आपने विद एज उसकी हाइट को फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है तो उसको आप ऐड करते हुए चलते जा रहे हैं आगे। फॉर एग्जांपल जब वो 2 साल का था तो उसने उसको फर्स्ट करें 80 सेंटीमीटर पर लगाया हुआ है, तो 4 साल का हुआ तो जितना उसका बढ़ गया हुआ उसने वो उस पे मार्क लगा लिया। जब वो 6 साल का हुआ तो उसने अगले पॉइंट पे मार्क लगा लिया उसकी हाइट मेजर करके। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस कर्व। दूसरी चीज़ है वेलोसिटी कर्व। वेलोसिटी कर्व ये बताता है आपको कि एक पीरियड के दरमियान में उसका इंक्रीज़ कितना हुआ। फॉर एग्जांपल 2 से 4 साल के अंदर उसका 10 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हुआ तो आप 2 से 4 के अंदर वेलोसिटी कर्व में 10 सेंटीमीटर पर मार्क लगाएंगे। फिर 4 से 6 के अंदर फर्ज करें उसका 8 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हुआ तो 8 सेंटीमीटर पर मार्क आएगा। यानी ऐड नहीं करेंगे, हर टाइम पीरियड के अंदर की जो वैल्यू है उसको अलग-अलग दिखाएंगे। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही उसकी ग्रोथ स्पर्ट आया तो उसमें उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ हो गई थी और फिर ग्रोथ स्पर्ट ख़त्म हुआ तो फिर ग्रोथ जो है नॉर्मल होने के बाद एंड पे जो आगे बेसिकली जब उसने नॉर्मल हाइट अटेन कर ली तो वो ख़त्म हो गई कि अब ये मज़ीद हाइट जो है उसकी ग्रो नहीं कर रही। तो ये दो चीज़ें हैं आपकी डिस्टेंस कर्व और वेलोसिटी कर्व। वो कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आप जो ग्रोथ है वो स्टडी कर सकते हैं। तो पुराने ज़माने से लेकर नए ज़माने तक उसने सारे बताए हुए हैं। तो सबसे पहले उसने बताया क्रेनियोमेट्री। क्रेनियोमेट्री
बेसिकली ये है कि डेड स्कल्स के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं कि उनमें डिफरेंट मेजरमेंट्स लेके देख रहे हैं कि यूजुअली मैंडिबल की लेंथ कितनी होती है और मैक्सिला किस तरह होता है, और इस तरह के डिफरेंट मेजरमेंट्स लेते हैं। तो ये बेसिकली जो पुराने ज़माने के जो थे निएंडरथाल टाइप के जो जिनकी स्कल्स मिलती थी उन पर ये स्टडी की जाती थी, और इसमें ये फ़ायदा था कि आपको ग्रोथ पैटर्न का पता चल जाता था कि पुराने ज़माने में इस तरह की स्कल्स होती थी और अब इस तरह की स्कल्स हैं। और इसका जो एक डिसएडवांटेज है बेसिकली वो ये है कि ये सिर्फ एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। इससे आप क्रॉस सेक्शनल मतलब ओवर द टाइम इसको स्टडी नहीं कर सकते। जो स्कल आपको मिली है उसने उसके बाद तो ऑब्वियसली ग्रो नहीं करना, तो वही उस पॉइंट पे जो उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं वही आप लेंगे, और ऐसी चीज़ को आप कहते हैं कि ये क्रॉस सेक्शनल है। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल में जो आसानी से डिफरेंस समझना है, कम अगर एग्जांपल ले लें तो ये है कि अगर आज आप अपनी हाइट मेजर करते हैं तो ये अगर इसको डाटा कंसिडर कर लें तो ये क्रॉस सेक्शनल होगा, और अगर आप आज अपनी हाइट मेजर करते हैं फिर 1 साल बाद फिर करते हैं फिर 2 साल बाद फिर करते हैं और डाटा कंपाइल कर लेते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल होगा। यानी आपने ओवर द टाइम अपने आप को स्टडी करते गए हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि एक ही टाइम पे एक डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो क्रॉस सेक्शनल होगा। फिर एंथ्रोपोमेट्री है सेकंड। एंथ्रोपोमेट्री सिंपल ये है कि आपने लिविंग स्कल्स के ऊपर मतलब लिविंग इंडिविजुअल्स की स्कल के ऊपर कुछ लैंडमार्क्स लेके, जैसे जो बोनी लैंडमार्क्स हैं उनके ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यू है उन्हीं का पॉइंट बना के आपने मेजरमेंट्स ले लेनी है। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ को स्टडी करने के काम आ सकता है। कि जब आप फॉर एग्जांपल अपने किसी पेशेंट के ऊपर उसकी स्कल के ऊपर ही मेजरमेंट्स ले लेते हैं कि मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ द फ्रंट ऑफ द स्कल या ग्लोबेला से लेके आप मोस्ट पोस्टीरियर स्कल पे जो मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट है वहाँ तक अगर डिस्टेंस ले लेते हैं और उसके बाद 1 साल बाद उसके बाद ऑब्वियसली दोबारा ये डिस्टेंस लिया जा सकता है, तो ये जो है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। तो इसका क्रेनियोमेट्री पे ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ऑब्वियसली आप सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर से लैंडमार्क्स की मेजरमेंट्स ले रहे हैं, तो अगर सॉफ्ट टिश्यू की थिकनेस में थोड़ा सा फ़र्क है तो आपकी रीडिंग में फ़र्क आ जाएगा। थर्ड फिर सेफ्लोमेट्रिक रेडियोलॉजी है। तो ये बेसिकली लैटरल व्यू होता है स्कल का, जिसके ऊपर से आप लैंडमार्क्स लेके डिफरेंट मेजरमेंट्स लेते हैं। तो ये बेसिकली पूरी एक अलग से इस पर सीरीज़ है, तो वो आप देख लें। और फिर है 3 डायमेंशनल इमेजिंग, जिसके अंदर आपकी सीटी आ जाती है, जो कि अब बेसिकली एडवांस हो गया। CBCT अब लेटेस्ट है, जिसमें रेडिएशन कम होती है, डोज उसकी कम होती है रेडिएशन की, उसकी कॉस्ट कम है, तो ये बेसिकली ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे देती है। और लास्ट में आपका MRI है। MRI का भी एडवांटेज ये है कि उसमें रेडिएशन डोज कोई नहीं होती, और ये बेसिकली सॉफ्ट टिश्यूज़ को ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड टिश्यूज़, जो कि बाकी आपके जो सारे रेडियोग्राफ्स हैं वो ज़्यादा अच्छा शो करते हैं। फिर है कि एनालिसिस कैसे करें, तो एनालिसिस के लिए बेसिकली उसने जो वैसे तो डिफरेंट तरीके हैं, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं और वगैरह वगैरह, लेकिन उसने जो 2 यहाँ पे बताए हैं वेलोसिटी कर्व और डिस्टेंस कर्व हैं, जो पीछे हमने देख लिए थे। और उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं जो कि अभी चल रही हैं, लेकिन आप समझ लें कि नॉर्म नहीं बना के, ये नॉर्मली यूज़ नहीं होती, लेकिन ये भी यूज़ की जा सकती हैं ग्रोथ को स्टडी करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले वाइटल स्टेनिंग है। तो उसमें बेसिकली ये है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, केमिकल्स ऐसे हैं जो ग्रोइंग जो आपका टिश्यू होता है जहाँ जहाँ पे मिनरलाइजेशन हो रही होती है वहाँ पे जाके आपके अटैच हो जाते हैं उसके साथ। तो आप उनका ऑब्वियसली रेडियोग्राफ लेके ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ इस एरिया में ये ज़्यादा है तो यहाँ पे ग्रोथ हो रही होगी, या यहाँ पे मिनरलाइजेशन है, यहाँ पे मिनरलाइजेशन नहीं है। तो वो कहता है कि ऑब्वियसली ये जो डाइस हैं ये डायरेक्टली तो ह्यूमंस में यूज़ नहीं हो सकती, लेकिन एक्सीडेंटली जब 1900 समथिंग के अंदर बच्चों को टेट्रासाइक्लिन से उन्होंने ट्रीट किया तो उनके टीथ की स्टेनिंग हो गई, जिससे पता चला कि टेट्रासाइक्लिन जो है वो बेसिकली कैल्शियम से बाइंड कर देती है। तो ये एक एग्जांपल है इसकी वाइटल स्टेनिंग की, कि इस तरह के मटेरियल्स प्रेजेंट हैं जो ग्रोथ वाली एरियाज़ पे जाके वहाँ पे अगर अटैच हो जाएं तो आप लेटर उनको देख सकते हैं कि क्या उनका पोजीशन है। तो इसी तरह की जो एग्जांपल जो यूज़ हो सकती है ह्यूमंस में वो है गैमा एमिटिंग आइसोटोप टेक्नीशियम 99M जिसको कहते हैं। तो इसकी मदद से आप बेसिकली उन एरियाज़ में जहाँ पे रैपिड ग्रोथ हो रही होती है बोन की,
उसको फाइंड कर सकते हैं। तो आपने करना ये होता है कि ये जो आइसोटोप है इसको आपने बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद एक एक्सरे लेना है बेसिकली। तो उस एक्सरे में जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही होगी वहाँ पे ये शो हो जाएगा। तो जहाँ पे मतलब ये ज़्यादा आपको शो होगा वहाँ पे ये शो करेगा कि इस एरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। तो आप ये पता कर सकते हैं कि इस एज के अंदर अगर आपने ये स्टडी की है इस रेडियोग्राफ की, तो इस एज के अंदर ये बोन्स हैं जिनकी रैपिड ग्रोथ हो रही होती है। और ऑब्वियसली आप ये भी पता कर सकते हैं कि किस एज पे जाके किस बोन की जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाती है या रुक जाती है। और लास्टली वो बताता है कि इम्प्लांट रेडियोग्राफी भी एक चीज़ है। तो वो कहता है कि जिस तरह आप पैड्स लगा देते हैं बोन के अंदर, इसी तरह आप छोटे छोटे से इम्प्लांट्स जो हैं वो बोन के अंदर डाल देते हैं और विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका एक्सरे करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि इनमें क्या चेंजेस आ रही हैं। तो जिस तरह बोन आपकी रीमॉडल होती है, फॉर्म होती है, उस तरह आपकी जो है रेडियो जो इम्प्लांट्स हैं वो भी उसके साथ साथ चेंज होंगे। तो वो आपको रेडियोग्राफ पे आपको उनकी पोजीशन चेंज होती हुई नज़र आएगी, जिससे पता चल जाएगा कि बोन किस तरह और किस तरफ को ग्रो कर रही है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं आपने ग्रोथ को स्टडी करने के।